हेलो गाइस, वेलकम टू एडुफोरम अकेडमी। मैं आदित्य। आज का हमारा टॉपिक है रेगिस्तान में जीवन। ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने वनस्पतियाँ देखी, उसमें हमने सबसे घने वन देखे और घास स्थल देखे, ठंडे घास स्थल। अब थोड़ी बात होगी रेगिस्तान के बारे में। तो हम जब भी रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो बालू के टीले आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली रेगिस्तान क्या होता है, तो रेगिस्तान, इसकी विशेषता क्या है कि एक बहुत ड्राई एरिया जहां पे बारिश नहीं होती या बारिश नाम मात्र के बराबर होती है या नहीं होती। और क्या विशेषता होती है, यहां पर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर होने के कारण यहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी या बहुत कम मिलेंगी, तो हम इसे कहेंगे कि विरल वनस्पति है, यानी कि वनस्पतियों की संख्या बहुत कम होती है या बहुत दूर दूर होते हैं। राइट, रेगिस्तान में कहीं कहीं आपको ऐसे क्षेत्र दिखेंगे जहां थोड़ा बहुत हरा भरा होगा, वो एक तरीके से मरुद्यान बन जाता है। वो कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब रेगिस्तान आपने देखा, तो रेगिस्तान के साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि रेगिस्तान का मतलब होता है बहुत गर्म प्रदेश। ऐसी बात नहीं है, रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है और रेगिस्तान बहुत गर्म भी हो सकता है। मतलब ऐसा क्षेत्र, वो ठंडा हो या गर्म हो, जहां पर वनस्पतियां बहुत विरल हों, जहां पर जीवन के लिए बहुत नाम मात्र की संभावना हो, वो क्षेत्र ठंडा भी हो सकता है, वो क्षेत्र गर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो वनस्पति के आधार पर और तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे दोनों होते हैं। आज हम बात करेंगे गर्म रेगिस्तान। तो गर्म रेगिस्तान, एक तो जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का, उसे कहते हैं सहारा मरुस्थल। आपके देश में भी एक रेगिस्तान है, उसको क्या कहते हैं, थार मरुस्थल। तो आप याद करिए, भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको कितना बताया था, 32 लाख किलोमीटर। ठीक है, या 3.2 लाख किलोमीटर। और इस क्षेत्र का तापमान, इस क्षेत्र का एरिया 8.54 लाख किलोमीटर है। मतलब एक तरीके से जितना बड़ा आपका इंडिया है उससे 3 गुना बड़ा है। यह केवल रेगिस्तान है, केवल यहां पर बालू बालू ही है, बालू के टिल्ले हैं। अब बालू के टीले या बालू के टिब्बे, केवल ऐसा नहीं कि यहां बालू ही है। आप ये देखिए, यहां पे कुछ उठे हुए स्थलाकृतियां भी हैं, जैसे एक पठार हो गया, जैसे चट्टानी क्षेत्र हो गया। यहां पर वनस्पति नहीं है, या तो आपको बालू दिखेंगे या ऐसे चट्टानी क्षेत्र दिखेंगे या कहीं कहीं थोड़े ऊंचे पठार भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कहां पर है, ये आपने देखा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप, ये पूरा अफ्रीका है। हमने बात किया था टेम्परेचर जोन के बारे में, यानी ताप कटिबंध। तो ये क्षेत्र उष्ण ताप कटिबंध में आता है। और बात हमने ये किया था कि जब सूर्य की सीधी किरणें जिस क्षेत्र पर पड़ती हैं, वो कौन सा क्षेत्र है, एक तो है आपका कर्क रेखा और एक आपका है मकर रेखा। तो सूर्य की लंबवत किरणें यहां पड़ती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और घूम रही है लट्टू की तरह। साथ में ये सूर्य का परिक्रमा भी कर रही है, यानी चक्कर भी लगा रही है। इस क्रम में उसकी सीधी रोशनी एक जगह नहीं रहती, कभी यहां पे सीधे चमकती है, कभी यहां पर सीधे चमकती है, कभी यहां पर सीधे चमकती है, फिर वापस ये क्रम चलता रहता है। तो अभी आपके उत्तर भारत में बहुत कड़ाके की ठंड है। राइट, इसका मतलब यह है कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर नहीं चमक रही हैं। मैं कह रहा हूं आपके देश में, यानी कि आपका देश भी, यानी इंडिया कर्क रेखा पर है। हमने देखा था कि भारत के आधे भाग से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्षेत्र में जब सीधी किरणें पड़ती हैं, कब, याद करिए वो टाइम 21 जून का टाइम है। ठीक है, तो जून में जब सीधी लंबवत किरणें सूर्य की पड़ती है तो ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है, तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है। अभी सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं,
अब इस सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, आपके क्षेत्र में कम ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर समय के साथ यह क्षेत्र बदलेगा और सूर्य की लंबवत किरणें यहां पड़नी शुरू होंगी। यानी कि इस क्षेत्र में कभी यहां लंबवत किरणें सीधी पड़ती हैं, कभी यहां पड़ती हैं, कभी यहां पड़ती हैं। अब आप एक चीज गौर करिए, यहां पर साल में एक बार लंबवत किरणें आई, यहां पर भी साल में एक बार लंबवत किरणें आई, सीधी किरणें, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन यहां से गुजरने के क्रम में आपका जो 0 डिग्री यानी इक्वेटर है, यहां से तो वर्ष में 2 बार सूर्य की लंबवत किरणें आई, तो यहां पर तो हमेशा गर्मी रहेगी। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होना चाहिए? इस क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन हमने आपसे कहा था कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं मिलता है। इसका कारण हमने देखा कि विश्व के जो सबसे घने वन हैं, जैसे अमेजन हो गया, जैसे इस क्षेत्र में वन हो गया, तो ये वन 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर ही हैं। अब वन होने से क्या होगा कि जो सूर्य की ऊर्जा है उसको यहां के पौधे, बड़े बड़े पेड़, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यूज कर लेते हैं। तो सीधी किरणें जमीन पर नहीं पड़ती। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ गर्म हो और फिर उससे विकिरण हो। लेकिन जो ये क्षेत्र है सहारा रेगिस्तान, ये कर्क रेखा से होकर गुजर रहा है, ये क्षेत्र फिर भी गर्म रहता है। कारण, क्योंकि यहां पर वनस्पतियां नहीं है, यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सूर्य की किरणें आई और फोटोसिंथेसिस हुआ या उसका इस्तेमाल हुआ उस ऊर्जा का, तो ये क्षेत्र गर्म होने से बच जाता। यहां पर होता क्या है कि पूरा पूरा रेगिस्तान है। रेगिस्तान में जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वो रेगिस्तान तपता है, गर्म होता है। फिर जैसे सूर्य की किरणें ढलती हैं, जैसे जैसे सूर्य ढलता है उसकी किरणें कमजोर पड़ती हैं, उसके बावजूद भी ये क्षेत्र क्योंकि गर्म हो रखा है, तो अब ये ठंडा होने के बाद विकिरण होगा। इसमें से विकिरण, वही सूर्य की ऊर्जा है, वो दूसरे रूप में निकल रहा है, तो वो इस क्षेत्र को फिर गर्म रखता है। जैसे इस क्षेत्र में यदि 12 घंटे मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो जैसे ही सूरज ढला यहां का टेम्परेचर खत्म हो गया। यहां से ऐसा कोई चीज नहीं है जो गर्म हो रहा हो बाद में उससे ऊर्जा विकिरित हो रही हो। ठीक है, जबकि यहां पर अगर 10 घंटे ही मैक्सिमम टेम्परेचर रहा तो 10 घंटे ये तो पूरा बालू और चट्टाने पूरे गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद जब सूर्य ढल जाएगा तो फिर ये ठंडा होना शुरू होंगे। ठंडे होने के क्रम में क्या होगा, ये इससे ऊर्जा विकिरित होगी। जब ऊर्जा विकिरित होगी तो ये क्षेत्र 2 घंटे और गर्म रहेगा, तो ये 12 घंटे यहां पर टेम्परेचर हो गया, तो ये इस क्षेत्र से ज्यादा गर्म हो जाता है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र। तो मैंने आपसे बताया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहां नहीं मिलता। मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है लीबिया के, ये है ट्रिपोली में, यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 57.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 57.7 डिग्री टेम्परेचर, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इस क्षेत्र के बारे में कि मैक्सिमम टेम्परेचर यहां होता है और क्यों होता है, ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, अब दूसरी बात ये होता है कि क्या हमेशा से यहां पर रेगिस्तान रहा है? तो यहां पर, यहां की गुफाओं में कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें नदियां और मगरमच्छ पाए गए हैं। जब लोगों के पास संचार के साधन नहीं है, जब परिवहन के साधन नहीं है, और जो लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो सागर तक पहुंच गए होंगे, उन्होंने मछलियां देख ली होंगी, उन्होंने मगरमच्छ देख लिया होगा। ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम में तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम जब परिवहन नहीं है तब कैसे लोगों को पता चला कि मगरमच्छ क्या होता है, मछलियां क्या होती हैं? तो इससे एक अंदाजा लगा सकता है कि हो सकता है इस क्षेत्र में कई करोड़ साल पहले रेगिस्तान न रहा हो, बल्कि ये हरा भरा रहा हो और यहां पर वनस्पतियां भी रही हों, यहां भी लोग भी रहते हों। तभी उन्होंने वो चीजें देख करके गुफाओं में, आदिमानव गुफाओं में ही रहता था, तो ये उसी टाइम की बात हो सकती है कि उन्होंने इस क्षेत्र में कभी नदी देखी हो, मगरमच्छ देखे हो, मछलियां देखी हो, तो उसका इन्होंने चित्र बना दिया हो। साथ में इसी क्षेत्र में मछली के कंकाल भी मिले हैं। तो मछली का कंकाल मिलने का क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ हो सकता है कि कभी भूतकाल में कई करोड़ साल पहले, हजारों साल
लाखों साल पहले यहां पर कभी कोई नदी होगी, कहीं से पानी का सोर्स होगा और वहां की मछली वहीं पे दब गई होगी। धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि जंगल का क्षय होता है, पेड़ों का क्षय होता है। अभी तो मानव कर रहा है, हमने देखा था अमेजन के बारे में, काफी बड़ा क्षेत्र था, अभी वो सिकुड़ता जा रहा है। धीरे धीरे जब वहां से सारे जंगल सारे पेड़ कट जाएंगे, जंगल मिट जाएगा, तो वो क्षेत्र भी रेगिस्तान बन जाएगा। ठीक है, तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि कभी मे भी यहां पर हरा भरा रहा हो, नदियां रही हों, पेड़ पौधे रहे हों, लेकिन समय के साथ वो खत्म हो गए और ये क्षेत्र क्या बन गया? रेगिस्तान। राइट। अब ये क्यों होता है? बेसिकली जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तो अब हाँ, ये बात मैंने आपको बताया था, ट्रिपोली लीबिया में मैक्सिमम टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक, अब यहां की जलवायु कैसी है? तो यहां की जलवायु है कि जब तक सूर्य की रोशनी पड़ती है क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है, थोड़ी देर तक विकृत होता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिर ये क्षेत्र उतनी ही तेजी से ठंडा भी होना शुरू हो जाता है। तो रात में यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर आपने देखा 57.7, लेकिन यहां का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, रात में 0, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना ज्यादा हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो जाता है। यहां पर आपके यहां टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होता है? अभी सर्दियां हैं, रात में मैदानी क्षेत्रों में अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो 5 डिग्री, 3 डिग्री, 7 डिग्री के आसपास। मैक्सिमम टेम्परेचर 15, 16, 18, 20 तक। ठीक, यहां पर टेम्परेचर कितना डिफरेंस है? 0 से 50 डिग्री। ठीक, तो ये जो टेम्परेचर का इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है, इसकी वजह से भी यहां के जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि रेत है, नंगी चट्टानें हैं, ये बहुत गर्म होती हैं और इनके कारण ताप का विकिरण होता है और आसपास की सारी चीजें बहुत गर्म हो जाती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां प्राप्त होती है पृथ्वी को? इक्वेटर पर। फिर भी वो क्षेत्र कम गर्म है इस क्षेत्र के मुकाबले, क्योंकि यहां पर वनस्पतियां नहीं है। ठीक, अब ये हो गया यहां की जलवायु। जलवायु है तो कुछ हमने कहा विरल वनस्पति, यानी कुछ वनस्पतियां कहीं कहीं हैं और यहां पर कुछ लोग भी होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे माध्यम लोगों के पास आ जाते हैं कि लोग अपना जीवन बसर कर सके। तो यहां पर कुछ वनस्पति और प्राणी जात भी होते हैं। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं और ये ऐसे पेड़ होते हैं, जैसे हमने जो घने वन देखे, सदाबहार वन, उसकी पत्तियां तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहां की जो पत्तियां हैं वो कटीली होती हैं, यहां के जो पेड़ हैं वो कटीले होते हैं और उस पर एक ऐसी परत चढ़ी होती है जो बहुत मुलायम होता है, एक तरीके से मोम के तरह का। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बड़े पत्ते होने की वजह से फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो नमी ज्यादा से ज्यादा उन्हें मिलनी चाहिए। अब यहां पे उतनी नमी मिल नहीं सकती, फोटोसिंथेसिस कम होना होता है, तो यहां के पत्ते कटीले हो जाते हैं। ठीक, इसमें कांटे उगाते हैं, कांटों में कम से कम फोटोसिंथेसिस होगा और ज्यादा से ज्यादा नमी ये लोग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, यानी बचा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ के पेड़ होते हैं, इन्हें कहते हैं कटीले पेड़, कांटों से भरे हुए। राइट, फिर यहां पर कुछ मरुद्यान पाए जाते हैं, ये देखिए ग्रीनरी कहीं कहीं। ये क्यों होता है? ये तो पूरा बालू ही है और हमने ये देखा है कि बालू को हवाएं उड़ा ले जाती हैं। कभी कभी हवाएं इतनी तेज होती है कि ये एक क्षेत्र से काफी बड़ी मात्रा में रेत उड़ा ले जाती है और नीचे एक तरीके से गड्ढा हो जाता है। जब नीचे गड्ढा हो जाता है तो कुछ पानी रिस करके ऊपर जमीन पर आ जाता है। जब कुछ पानी आ जाता है तो उस क्षेत्र पे कुछ हरी भरी चीजें उगाती हैं, वही हरापन आप लोग देख रहे हैं। और ये हरापन फिर धीरे धीरे यहां पर कुछ पेड़ उगाते हैं और इसके बाद यहां पर कुछ लोग बस जाते हैं आसपास। ठीक है, ऐसा ही एक मरुद्यान है, ऐसा ही एक मरुद्यान है टैफी लालेट। टैफी लालेट, ठीक है, ये लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर, मतलब 13,000 वर्ग
किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये काफी बड़ा क्षेत्र है, यहां पर एक जनसंख्या भी बसती है। तो ऐसी ऐसी जगहों पर कहीं कहीं यहां पर जनसंख्या भी आपको मिलती है। और यहां की जनसंख्या, यहां के जो लोग रहने वाले हैं, वो यहां के क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण कुछ ऐसी चीजें डेवलप होती हैं जो केवल सहारा रेगिस्तान में ही वो चीज होंगी, राइट। जैसे दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हवाएं उड़ती हैं, तो लोग पूरा शरीर ढक के रखते हैं, ठीक है। तो वो जो पूरा शरीर ढकने का कल्चर है, वो इसी क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर बना था, ताकि लोग अपने आप को धूल धक्कर से बचा सकें। रात में टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, तो फिर पूरा शरीर इसीलिए ढका होता है कि रात से भी बच सकें और दिन से भी बच सकें, ठीक है। इसके अलावा यहां पर रेगिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण खनिज भी मिलते हैं, जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, इस तरीके की चीजें मिलती हैं। अब ये तो है, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो यहां पर एक जगह जनसंख्या निवास नहीं करती, बल्कि ये चलती रहती है। तो हम इसे कहते हैं चलवासी संस्कृति, राइट। यहां पर कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। उन जनजातियों में ये जनजातियां हैं तुआरेग, और एक और जनजाति होती है तुआरेग, ठीक है। इस तरह की यहां पे जनजाति पाई जाती है। तो ये जनजाति भेड़ों का पालन करते हैं, ऊंटों का पालन करते हैं, और जानवरों का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती तो आसान नहीं है, खेती बहुत टफ है। ऐसा नहीं खेती नहीं होता, कहीं कहीं खेती होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था एक मिस्र, तो मिस्र कपास के लिए बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो कुछ क्षेत्र यहाँ पर कृषि हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में कृषि नहीं होते। तो यहाँ की जनसंख्या क्या है, चलवासी है। अब वहां की संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि वहां के आसपास एरिया कुछ डेवलप हो चुके हैं, जहां पे तेल की खुदाई हुई है, जहां पर कुछ खनिज मिले हैं। तो वहां पर लोग नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने समझा सहारा रेगिस्तान के बारे में। हमने आपसे कहा था कि रेगिस्तान केवल गर्म नहीं होता, ये रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है। रेगिस्तान का मतलब जहां विरल वनस्पति हो, जहां विरल जनसंख्या हो। तो जिस तरीके से गर्म होने पर वनस्पति नहीं होगी, उसी तरह बहुत ज्यादा अगर कोई क्षेत्र ठंडा हो गया तो वहां पर भी वनस्पति नहीं होगी, राइट, या बहुत कम होगी। या जहां पर बारिश बहुत कम हो रही है, राइट। तो ऐसा ही एक रेगिस्तान है, इसे बोलते हैं लद्दाख का रेगिस्तान। ये ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। ये इतना ठंडा है कि यहां पर ये रेगिस्तान बन चुका है, राइट। लद्दाख दो शब्दों से बना है। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख का मतलब होता है देश, मतलब ऐसा देश, पर्वतीय दर्रों का देश, राइट। इसका मतलब होता है लद्दाख। अब लद्दाख के उत्तर में काराकोरम है और दक्षिण में आपका जास्कर है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर है। और क्योंकि ये क्षेत्र ठंडा है, तो यहां पर ग्लेशियर बहुत होते हैं। ग्लेशियर होने के कारण इस क्षेत्र से नदियां भी निकलती हैं। ये आपका लद्दाख है, ठीक है। तो लद्दाख, इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी है और दक्षिण में जास्कर श्रेणी है, ठीक है। तो ये ठंडा है, यहां पर ग्लेशियर्स भी हमने देखे थे। अब उन ग्लेशियर से एक नदी भी निकलती है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है सिंधु नदी, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। एक श्योक नदी आ रही है, ये सिंधु में ही आके मिल जाती है, और भी नदियां निकलती हैं। तो इस क्षेत्र से नदियां भी निकलती हैं। यहां पर बर्फ ग्लेशियर्स हैं बहुत बड़े बड़े। अब ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर्स, उनमें से एक जो ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट है उसे बोलते हैं गैंग्री ग्लेशियर्स, ठीक है। अब इस क्षेत्र का जलवायु क्या होगा, तो यहां पर गर्मियों में जो तापमान होता है वो 0 डिग्री से थोड़ा ही ज्यादा होता है। सर्दियों में तो ये -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो यहां पर ताप परिवर्तन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तापमान बहुत ठंडा होता है, ठीक है। और बारिश नहीं होती। बारिश क्यों नहीं होती ये मैं अभी आपको बताता हूं, चलिए बात ही कर लेते हैं। एक टर्म होता है, उससे बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, हमने देखा था कि बारिश कैसे होती है,
समुद्र से हवाएं चलती हैं तो उनमें कुछ नमी आ जाती है, समुद्र का पानी वेपराइज्ड होता है, उसकी वजह से हवा में कुछ नमी आ जाती है। जब ये स्थल की तरफ जाती हैं तो इनमें थोड़ा भारीपन हो जाता है, फिर ये जाकर के बरस जाती हैं। बरसने क्रम में ये ऊंचाई पर बढ़ती हैं, ऊंचाई पर बढ़ने के कारण ये थोड़ी ठंडी हो जाती है और बारिश हो जाता है। फिर ये पहाड़ों से टकराती हैं तब भी बारिश होता है। लेकिन लद्दाख का क्षेत्र तो बहुत ही ऊंचा है, 8,000 मीटर अभी हमने देखा, 3,000 से लेकर के 8,000 मीटर तक। तो जब इसे टकराती हैं, टकराने के क्रम में बारिश होता है और ये और ऊपर तभी चढ़ पाती है जब इनमें से नमी खत्म हो जाए। तो ये लद्दाख तक जाते जाते इसमें से नमी की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और क्यों हो गई? क्योंकि एक पर्वतीय क्षेत्र है जो बहुत ऊंचा है, वहां से टकरा करके बारिश हुई, उनमें नमी खत्म हो गई और वो फिर उस क्षेत्र में गई तो एकदम सूखी हो गई वो वायु। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। जहां पर अब ये हवाएं पहुंची हैं, या उस पहाड़ का वो क्षेत्र या उसके पीछे का क्षेत्र जहां पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वहां पर पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। इस कारण यहां पर बारिश बहुत कम होती है, लगभग 10 मिलीमीटर के बराबर साल में। ठीक है, तो इस तरीके से क्षेत्र बहुत ठंडा हो जाता है। अब क्योंकि एक तो यहां पे ठंडा बहुत ज्यादा है, इसके साथ में ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ हमने जलवायु पढ़ते वक्त उसमें देखा था ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल ऊपर जाकर के बहुत पतला हो जाता है, राइट। जैसे जैसे जमीन धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे तो वो बिल्कुल पतला होता जाएगा। अब इस क्षेत्र में पतला होने के कारण जो भी सूर्य की थोड़ी बहुत किरणें मिलती है उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, राइट। ऐसा नहीं वहां टेम्परेचर ज्यादा हो गया, लेकिन उन किरणों का वेग ज्यादा होने की वजह से आपको यहां पर एक ही साथ, अगर आपका पैर धूप में है और सर धूप में नहीं है, तो आपको हीट स्ट्रोक और कोल्ड स्ट्रोक दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज से यहां से बचने की सलाह दी जाती है। और लद्दाख के बारे में हमने इतना कुछ जाना, तो थोड़ा सा और जान लीजिए कि लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। इसका मतलब होता है हिम भूमि, यानी बर्फ की भूमि, राइट। अब यहां पे प्राणी कैसे होंगे और वनस्पतियां कैसी होंगी? तो क्योंकि यहां पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो ड्राइनेस होने के कारण बारिश हो नहीं रहा है, बारिश नहीं होने के कारण यहां पर वनस्पति बहुत विरल होता है, राइट। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास है और छोटी झाड़ियां मिलती हैं बहुत कम मात्रा में। इस घाटी में शरपत यानी विलो और पॉपुलर के उपवन अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, गर्मियों के टाइम में जब माइनस टेम्परेचर माइनस में नहीं है बल्कि थोड़ा सा 0 डिग्री के आसपास है, राइट, उस समय यहां पर सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ उगते हैं। और लद्दाख विभिन्न तरीके के पक्षियों का जगह है, जैसे रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हुप। इस तरीके के यहां पक्षी पाए जाते हैं और इनमें से कुछ पक्षी प्रवासी होते हैं। प्रवासी मतलब क्या हुआ कि सर्दियों में -40 डिग्री टेम्परेचर, तो सब कुछ बर्फ हो गया, बर्फ हो गया तो बेचारे खाएंगे क्या? तो ये पक्षी हैं, तो ये उड़ के उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहां पे यहां से थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा, राइट। तो इसे बोलते हैं प्रवासी पक्षी। ठीक है, इसके अलावा ये तो पक्षी हो गए। फिर यहां पर जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, और यहां पर एक विशेष तरीके का कुत्ता पाया जाता है। जैसे आप एक कुत्ते को सर्च कर सकते हैं, तिब्बतन मस्टिफ। इसको आप देखिए नेट पे अगर आपको उपलब्ध हो तो तिब्बतन मस्टिफ क्या होता है? उसके शरीर में 2 कोट होते हैं। एक ऊपर का कोट बहुत घने बाल होते हैं जो उसको बर्फ से बचाता है, और नीचे का कोट जो उसे गर्म रखता है। तो यहाँ के लोग, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के जानवर क्षेत्रीय विशेषता के साथ डेवलप होते हैं ताकि वो यहां पर सरवाइव कर सकें। ठीक, फिर यहां के पशुओं में एक विशेष बात पाई जाती है कि उनके बाल होते हैं और उन बालों से फिर ऊन बनाया जाता है। उन पशुओं को पाला जाता है, उनसे एक जो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ का हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप है, वो है ऊन का डेवलपमेंट, ऊन बनाना। ठीक है, इसके अलावा दूध, मांस, खाल, इस तरह की चीजें यहां से मिलती हैं। फिर यहाँ पे याक,
इसके दूध का इस्तेमाल किया जाता है पनीर और मक्खन बनाने के लिए। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग होता है ऊनी वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक यहां पर जानवर होता था, एक पशु, तिब्बती एंटीलोप। अब ये एक तरीके से विलुप्त हो चुका है, विलुप्त प्राय जीव है, और इसका बहुत शिकार होता था। शिकार क्यों होता था? तो शहतूत नाम का एक ऊन होता था, उस ऊन को पाने के लिए इस जानवर का बहुत ज्यादा शिकार किया गया और ये पशु लगभग विलुप्त हो गया। अब इस ऊन में खास विशेषता ये होती थी कि बहुत हल्का होता था और बहुत ज्यादा गर्म होता था। ठीक है, तो इसलिए चीजों के संरक्षण की बात की जाती है और उनका सही तरीके से उपयोग की बात की जाती है। ठीक, अब यहां के लोग कैसे होते हैं? तो लद्दाख में ज्यादातर दो संप्रदाय होते हैं, एक होता है मुस्लिम संप्रदाय और एक है बौद्ध संप्रदाय। उसमें भी इस क्षेत्र में बौद्धों की प्रधानता है। ठीक, तो मध्य एशिया के निवासियों के बीच यहां पर कई समानता पाई जाती है और ज्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, और बौद्ध ही ज्यादा हैं। बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। तो गोपा आपको याद रखना है कि गोपा कहां की बौद्ध मठ संस्था है? तो यह है लद्दाख की। ठीक है, इसमें से कुछ प्रसिद्ध मठ है, उसमें हेमिस, थिक्से, शे, लमायुरू, इस तरीके के बौद्ध प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं। राइट, फिर यहां पर गर्मी के टाइम में यहां के जो निवासी हैं वो जौ, आलू, मटर, सेम और तरीके की सब्जियां उगाते हैं। और क्योंकि सर्दियां तो यहां पे बहुत कष्टकारी हो जाती हैं, तो कष्टकारी होने के कारण लोग यहां पर ज्यादातर अपने आप को धार्मिक उत्सवों में अपने को बिजी रखते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। राइट, ठंड से बचने के लिए। और यहां पर महिलाएं ज्यादा परिश्रमी होती हैं, वो न केवल घर और खेत का काम करती हैं बल्कि कुछ बिजनेस भी करती हैं। जैसे तिब्बती लोग या लद्दाखी लोग, ये लोग क्या करते हैं कि सर्दियों के टाइम में इनके यहाँ ऊन का बिजनेस होता है, तो ये ऊन के कपड़े बुनती हैं और बुन करके उसको बेचती हैं। तो इस तरीके का स्टॉल भी लगता है वहां पर। ठीक है, फिर अब ये क्षेत्र थोड़ा डेवलप हुआ है और ये सड़क मार्ग, वायु मार्ग से विभिन्न तरीके से जुड़ गया है। यहां पर एक जोजिला दर्रा है, इससे होते हुए कश्मीर घाटी इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, और भी इसके अलावा ये है थिक्से मठ। ठीक है, ये लद्दाख के क्षेत्र में है। राइट, तो ये हो गया आपका रेगिस्तान में जीवन। अब रेगिस्तान का बात जब भी हो तो कभी भी आप ये ना सोचे केवल बालू ही होता है। ठीक है, रेगिस्तान मतलब वो क्षेत्र जो जहां पर विरल वनस्पति हो, जहां पर टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा हो या तो बहुत कम हो। राइट, वहां पर जीवन बहुत टफ होता है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र रेगिस्तान है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बताया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, उससे आपको मैक्सिमम 20 वर्ड में, सॉरी मिनिमम 20 वर्ड में और मैक्सिमम 50 वर्ड में उसका आंसर आपको लिखना है। लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सहारा अफ्रीका के किस भाग में, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूरा मानचित्र दिखाया था, आप याद करिए, तो उत्तर में है। ठीक है, सहारा किस तरीके का रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान है। अभी हमने बात किया दो तरह के रेगिस्तान हो सकते हैं, ठंडे और गर्म, तो सहारा कौन सा है? गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी क्या हैं? बौद्ध और मुसलमान। ठीक है, रेगिस्तान की विशेषता क्या होती है? विरल वनस्पति। ठीक है, यही बात हमने किया अभी। लद्दाख में हेमिस क्या है? तो हेमिस एक बौद्ध मठ है। राइट, मिस्र किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किस फसल के लिए? तो कपास के लिए मिस्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कपास के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। यहां पर एक विशेष तरीके का कपास पाया जाता है और जो बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने 8वीं सब्जेक्ट में। बाकी आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।